लावा में कल चला करिए करिए रुको होगा तो टाइट है करिए बच्चों को स्टेज हो गया प्रोग्राम तो एक घंटे का बैठ लेगा तो मैं सर थोड़ा क्या बता I welcome you all to this seminar, End of Illness. पिछले 2 महीनों से we are conducting these programs, as you could see on the slides. आपने अभी देखा. Nothing in this world can destroy your happiness more than you are trying to live with an illness. You are trying to live with a sickness. दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखदायी चीज़ है बीमारी के साथ जिंदा रहने की कोशिश करते रहना. इससे पहले कि हम प्रोग्राम फॉर्मली शुरू करें, मैं आदर्श विद्या निकेतन की प्रिंसिपल डॉक्टर अनुरूप कौर को रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने 7 अप्रैल को आपने फोटोग्राफ देखा किरण बेदी जी जब आई थी, आप ही की तरह यहाँ पे आके लाइक वन ऑफ द पार्टिसिपेंट अटेंड किया और उसके बाद उन्होंने जो अपने स्कूल में किया, अपने घर में किया, मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में ये एक्सपीरियंस ऑडियंस से शेयर करें. I welcome Dr. Anurup Kaur, the principal of Adarsh Vidya Niketan. यहाँ से चढ़िए, यहाँ से साइड ये खड़े हुए हैं ना, वो साइड से स्टेज पे जाइए, जाओ उनके साथ जाओ, स्टेज पे जाना है, जाओ मैम. Good morning. Okay, today as I have got the opportunity from Dr. Vishnu Chaudhary to share my views on this concluding day of End of Illness program. First of all, I really welcome you all that you also became the part of this program as I became the member part of this program in the month of March and April. So first of all, I welcome our special guest, Shri PDT Acharya ji, and such a great personalities as you are looking that they are also going to join within a short time. So really the very first day when I was here to see about this or to hear about this program, I felt I was just wondering what exactly it is. But after knowing about this program, I concluded that Dr. Vishwarup Roy Chaudhary is a revolutionary man. He is trying to make this world, this earth, free from illness. So, first of all, let me congratulate Dr. Vishwarup Roy Chaudhary, and definitely you will also feel like that after hearing from him. So, let us give a big clap to him for this wonderful job. Let me explain, like in the month of March and April, they started this program from the schools, different schools,
they have gone and means his team, they were going to the different schools, they were giving training programs, workshops, seminars to the students as well as teachers. After that, they selected some students and they invited them for one-day training program. The students who have joined that program, we came to know like they are also feeling very different type of experience after hearing. ये बहुत ही बड़ा अनुभव था बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए कि एक ऐसी पद्धति जो कि शोध के माध्यम से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, he is going to explain after this speech, जिसमें वो बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो जब हमने पहली बार यहाँ आके सुना तो हमें भी बड़ा अजीब सा आश्चर्यचकित कर देने वाला लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो डॉक्टर्स कभी भी हमें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं करते कि what will be the result, they just keep telling us कि आपको मेडिसिन लेने हैं, आपको इन चीज़ों पे प्रिकॉशंस लेने हैं और ये करते रहना है, लाइफ लॉन्ग चलेगा, डायबिटीज़ है। वी नेवर हियर कि कभी कोई डायबिटीज़ से बहुत आसानी से बाहर निकल पाया हो। हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, इवन कुछ चीज़ें जो हम नॉर्मली अपने आप को बीमार करते हैं लेकिन हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वी नेवर गेट द प्रॉपर आंसर। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं बहुत जल्दी थोड़ा सा ऊंचाई पे जाने पे एक सफोकेशन फील करती थी। तो जो डाइट प्लान सर ने बताया उसके बाद मुझे महसूस होता है कि वो प्रॉब्लम मेरी रिमूव हो रही है, मुझे अब वैसी दिक्कत नहीं होती। मेरे फादर जो कि किडनी एंड हार्ट पेशेंट है, बहुत ही बुरी कंडीशन में काफ़ी टाइम एडमिट रहे पीजीआई में भी, एंड उन्होंने इस डाइट चार्ट को फॉलो किया फ्रॉम लास्ट 1 मंथ और अब वो ये कहते हैं कि मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। सो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, इवन माई हस्बैंड, माई डॉटर्स, वी ऑल आर फॉलोइंग द डाइट और कभी ऐसा नहीं लगता कि ये खाया नहीं जा सकता या एनीथिंग एल्स। मीन्स आई नो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, ही विल explain you very well. So these things are very different and really I appreciate Dr. Vishwaroop for such type of revolutionary environment to make our earth illness free, disease free. So once again I congratulate him and it is really a wonderful job कि ये छोटे छोटे बच्चे, इवन हमारे स्कूल से भी काफ़ी सारे बच्चों ने ये 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि इन्होंने 22 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया था उसमें पार्टिसिपेट किया और वो बच्चे आगे जा कर के अपने नेबर्स में, अपने पेरेंट्स को भी इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। नाउ देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज, इवन हमने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी को अपने स्कूल में बुलवाया था तो वहाँ पे भी काफ़ी पेरेंट्स क्यूरियस थे एंड दे हर्ड हिम very patiently and they just thought कि this is really a very good thing that we are hearing from him। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है जो कि उन्होंने हमारे सामने लाई है and once again I would request you to give a big clap to Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary for such a wonderful job. Thank you sir। हाँ जी, काम करो नीचे, अरे जाओ तो जाओ भाई साहब, ठीक है ना ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं, ना एक ही बात, कोई दिक्कत ठीक है ठीक है। Good morning to all of you. I welcome you all for End of Illness campaign and I would like to start by welcoming our esteemed chief guest Shri PDT Acharya ji on the stage. I would request him to please come up on the stage, please.
and I would request Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary to please welcome him. Mr. PDT Acharya is the former Secretary General of Lok Sabha. Welcome, sir. Thank you, sir. Please, I would request you to take your seat. I would request Mr. Dharamveer ji to please come up on the stage. Mr. Dharamveer ji. Thank you, sir. Thank you for coming. So I would request Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary to start the session. Please welcome him. धन्यवाद दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रामविलास शर्मा जी जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, दे आर अबाउट टू कम, एंड हमारे बीच कृष्णपाल जो यहाँ के एमपी आप सब ने हमने मिलकर चुना है, वो भी रास्ते में वो आने वाले हैं। और कल शाम को मुझे ईमेल आया है मेनका गांधी जी का, और ईमेल आपको नहीं दिखेगा यहाँ से, और उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आज 8 बजे सुबह 8 बजे उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बीजेपी का, कल जो आपको पता है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने माफ़ी मांगी कि वो जब अगली बार हम बुलाएंगे वो ज़रूर आएंगे। दैट्स व्हाट इज़ द मैसेज शी वांटेड मी टू कन्वे टू यू। और जितना मैं उनको समझता हूँ, जितना मैं उनको जानता हूँ, वाकई में ज़रूर कोई बहुत मुश्किल घड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा होगा। दैट्स व्हाई शी इज़ नॉट हियर। पिछले दिनों मैं आप सबके बच्चों से मिला जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और उन सब बच्चों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपके बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि जब आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपके बारे में बच्चों ने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताऊंगा। और इसीलिए जिन बच्चों को हमने सवाल पूछा और जिन्होंने जवाब दिए वो हमने लिखित में लिए भी, उनसे साइन करा के वो हमारे पास हैं। और फिर उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स को हमने इनविटेशन कार्ड भेजा जो आपको मिला, जिसकी जो आप आए। मैंने जो सवाल पूछा, सवाल वो ये था, इससे पहले कुछ लोग खड़े हैं जबकि यहाँ सीट बहुत सारी खाली हैं। जिनके जिनके साथ में सीट खाली है वो अपना हाथ रेस करें ताकि जो लोग खड़े हैं वो हाथ रेस के डायरेक्शन में जाके वहाँ बैठ सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सीट्स विच इज वेकेंट। रादर आप लोग थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड ताकि इस तरफ अल्टीमेटली सीट्स खाली रह जाएं। कहाँ पे है? आप थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे थर्ड लोग। 2 सीटें हैं। मैंने आपके बच्चों से जो सवाल पूछा वो ये, जब वो सब मिले मुझे, जैसे आज आपसे मुलाकात हो रही है, और सवाल द क्वेश्चन वाज कि अगर गॉड आपके पास आ जाए और भगवान आपसे बोले, 2 ऑप्शन दे आपको आपके माता पिता के बारे में। मैंने आपके बच्चों से पूछा कि आपके माता पिता बहुत अमीर होंगे, जो भी आप चाहेंगे जीवन में आपके बोलने से पहले वो सारी मुरादें पूरी कर देंगे। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार, खिलौने चाहिए, वॉट एवर यू विल डिमांड इन योर लाइफ इट विल फुलफिल्ड, योर पेरेंट्स विल बी सो रिच। पहला ऑप्शन। लेकिन
वो जीवन भर बीमार रहेंगे और 70 के उम्र तक वो चल बसेंगे, पहला ऑप्शन। या फिर आपके पेरेंट बहुत गरीब होंगे, इतने गरीब कि जिस स्कूल में अभी आप पढ़ते हैं उसकी फीस भी नहीं दे पाएंगे, और प्रिंसिपल बोलेगी आप कल मत आना स्कूल में, आपके पिताजी ने फीस नहीं दी। आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हेल्दी रहेंगे, 100 साल जिंदा रहेंगे। ये सवाल मैंने पूछा, ऐसे ही रिपीट किया 2-3 बार। फिर मैंने पूछा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ रेस करें, जो गॉड को बोलेंगे नहीं सेकंड वाला ही ठीक है, हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन 100 साल वो जिए। आई एम श्योर आपको ये विश्वास होगा कि ऐसा सवाल मैंने करीब 83,000 स्टूडेंट से पूछा, और सभी का जवाब ये था कि हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स 100 साल जिए, चाहे हमें कुछ ना मिले। सो दोस्तों, थैंक यू। अक्सर मैं भी एक पेरेंट हूँ, अक्सर हम इस जद्दोजहद में लग जाते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, बच्चों की सारी ख्वाहिश पूरी करनी है। लेकिन दोस्तों, बच्चों की जो पहली ख्वाहिश है वो तो आपका हेल्थ है, उसके बिना आपको कुछ नहीं चाहिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अभी इन दिनों स्कूल्स में मैं गया, 83 स्कूल्स, अलग अलग पब्लिक स्कूल, उनमें से आप सबके स्कूल में गया, तभी आपको हमारा इन्विटेशन मिला, और एग्ज़ाम का माहौल चल रहा था, मार्कशीट का, अब तो रिजल्ट आ गए हैं। अगर गॉड यहाँ पे अभी आ जाए और आपको पूछे कि आपका बच्चा टॉपर होगा, ना केवल स्कूल का, आपके शहर का, हर बार टॉपर होगा, हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आएंगे, लेकिन वो थोड़ा बीमार सा रहेगा, हमेशा बीमार सा रहेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आपका जो बच्चा है वो बहुत हेल्दी होगा, बीमार पड़ेगा ही नहीं, लेकिन हर सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आएंगे, सारी टीचर बोलेंगी ये तो बहुत नालायक बच्चा है, 0 मार्क्स आएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं, हाथ रेस करें, जो बोलेगा गॉड को कि गॉड सर आप सेकंड वाला ऑप्शन ही ठीक रहने दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू विल गो फॉर सेकंड ऑप्शन? थैंक यू। कितने लोग पहले ऑप्शन के लिए जाएंगे, वो भी हाथ रेस करें, और बाकी बीच वाले लोग कहाँ गए? मैं समझ गया कि हाथ ऊपर करने में थोड़ी आलस हो रही है, आपकी दिल की बात मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम ए पेरेंट। मेरा बच्चा अभी 8 महीने का है, 8.5 महीने का ही है, और मुझे अभी से चिंता लग गई, तो मैंने कहा कि आप पेरेंट्स से मैं आपसे टिप्स लेता रहूँगा, इसलिए मैंने कहा चलो ये भी एक एजेंडा है मेरे आज का यहाँ पे। तो आज हमारे बीच करीब 16 शहरों से, अलग अलग शहरों से, पोरबंदर से, सूरत से, हैदराबाद से, मेरठ से, नागपुर से लोग आए हैं, हमारे वॉलंटियर, हमारे मित्र आए हुए हैं। वो मित्र ऐसे जैसे आप मित्र बनने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने जब हमारा एंड ऑफ इलनेस प्रोग्राम देखा, तो उन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया इसको प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप भी ऐसा करने वाले हैं। जीवन में जो सबसे ज़्यादा दुखदाई चीज़ है, बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगना। एक सवाल मैंने सारे बच्चों से पूछा, सवाल मैं आप अभी पूछता हूँ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर? या आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर? क्या आंकड़ा है वो? 120/80। ये सवाल मैंने बच्चों से पूछा, स्कूली बच्चों से, सबने 120/80 बोला। मैं अपने मेमोरी में गया, अपने पास को याद किया मैंने, और जब तक मैं क्लास 12th में था तब तक तो मुझे 120/80 याद नहीं आ रहा कि मुझे याद था। शायद आपको भी नहीं याद होगा कि आपको याद होगा। मैं ये सोचा कि मेरे सिलेबस में 120/80 था नहीं। व्हाट इज स्टैंडर्ड पीपी, ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, सारा कुछ तो था नहीं। शायद आज के सिलेबस में ये डाल दिया हो। क्लास 5th के, क्लास 4th के बच्चे भी 120/80 बता पा रहे हैं। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि आपने सिलेबस में डाला है? प्रिंसिपल बोला नहीं डाला है, इनके फैमिली में, इनके घर में सिखाया होगा। तो आप तो घर वाले हैं, तो आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आपने 120/80 इन बच्चों को सिखाया? क्या आपने स्टैंडर्ड शुगर कितना वो सिखाया, शुगर लेवल कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? आई एम श्योर आपने भी किसी ने नहीं सिखाया होगा। लेकिन सारे के सारे बच्चों को ये स्टैंडर्ड कैसे पता आज, जो पहले हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे तब नहीं पता होता था? कौन सी दवाई होनी चाहिए, कितना दवाई होना, सारा डोज वगैरह कैसे पता? एनीबडी हु कुड से द आंसर? क्या कारण?
10 साल पहले सर आप लोग आपका जवाब ये मैं रिपीट करता हूँ, लोग घरों में दवाई ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाते हैं, और पेरेंट्स को खाते हुए देख के लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। आई एम श्योर यू एग्री विद दिस, राइट? लेकिन सवाल ये है कि 15 साल पहले जब मैं स्कूल में था, जब आप स्कूल में थे, याद कीजिए कितने से आप अंकल आंटी थे जिनको बीपी की शिकायत थी, डायबिटीज की गोलियां खाते थे, हाई कोलेस्ट्रॉल दवा लेते थे। क्या 15 सालों में इंसान की बायोकेमिस्ट्री एकदम से बदल गई? हेलो, ऐसा तो नहीं था। मैं कह रहा हूँ भाई साहब गौरव। तो ऐसा क्या हो गया कि आज हर घर में लोग बीमार हैं इतने ज़्यादा कि बच्चे उसको देखते हैं और वही सीखते रहते हैं। सो हमें इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं हेल्प लूँगा एक बच्चे की। आपका नाम क्या है? वैभव। वैभव कौन स्कूल में पढ़ते हैं? वैभव आयशर। वैभव को मैं पहले से जानता था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा एक बार और मैं कंफर्म कर लूँ कि वैभव भी है क्या। वैभव इज़ ए गुड स्पोर्ट्स मैन। वो 100 मीटर की रेस में हमेशा फर्स्ट आते हैं। अब इमेजिन कीजिए वैभव खड़े हैं, 100 मीटर की रेस की ये लाइन है, वैभव खड़े हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही है कि 4 3 2 1 के बाद एक गोली चलेगी, उसके बाद आपको भागना है। वैभव खड़े हैं, कान से सुन रहे हैं, और यहाँ और भी खिलाड़ी खड़े हैं और वैभव सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है 4 3 2 1। जब वैभव ने 1 की आवाज़ सुनी, इस वक्त क्या आपको लगता है कि वैभव की हार्ट बीट अभी से फास्ट हो जाएगी, या जब वैभव एक्चुअली दौड़ने लगेंगे तब हार्ट बीट फास्ट होगी? पहला या दूसरा? पहला। अभी वैभव ने भागना शुरू नहीं किया, अभी उसने कुछ शुरू नहीं किया, अभी तो खड़े हैं, जस्ट सुन रहे हैं, अभी हार्ट बीट फास्ट शुरू हो जाएगी। यू आर राइट। लेकिन जरा सोचिए, अभी हार्ट बीट फास्ट कैसे हुआ? वैभव ने कुछ काम करना शुरू नहीं किया। अब जरा इसको अंडरस्टैंड करें, वैभव के दिमाग के अंदर जाते हैं। वैभव ऐसे खड़े हैं, भागने को तैयार हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही है 4 3 2। जब ऐसी आवाज़ आ रही तो वैभव का दिमाग, एक ब्रेन देख रहा है, ये वैभव ऐसे क्यों खड़ा है, ये क्या करना चाहता है, वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, लोग क्यों खड़े हैं? तो ब्रेन क्या करता है, पुरानी मेमोरी में जाता है कि पिछली बार जब वैभव ऐसे खड़ा था और ऐसी आवाज़ आ रही थी तो वैभव ने क्या किया था, वो तो दौड़ा था, भागा था, राइट। इसका मतलब ब्रेन ने अनुमान लगा लिया इस बात भी वैभव दौड़ेंगे, भागेंगे। ब्रेन का काम होता है सबसे पहले इंटीमेट करना हार्ट को कि भाई अगला स्टेप क्या होने वाला है। ब्रेन ने इमीडिएटली हार्ट को बताया, देखो भाई वैभव भागने वाला है। हार्ट को पता है जब भी वैभव भागेगा, हार्ट से ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मांगेगा, ज़्यादा कई सारे हार्मोन मांगेगा। तो हार्ट ने अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दी, हार्ट बीट पहले से फास्ट हो गया, राइट। सो अब वैभव एक्चुअली भागने लगे, हार्ट बीट फास्ट है, ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक हो रहा है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट सर्कुलेट हो रहा है, राइट। लेकिन वैभव के बॉडी के कुछ ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहे हैं, कुछ मसल्स पे ज़्यादा जोर आ रहा है, यानी कि उन मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उन मसल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ ब्रेन को वहाँ ज़्यादा न्यूट्रिएंट पहुँचाना है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो देना पड़ेगा। तो ब्रेन अगर वहाँ ज़्यादा ब्लड देगा तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इज कांस्टेंट, वो तो एक जैसा ही है, वो ना बढ़ सकता ना घट सकता। तो ब्रेन सोचता है कौन से ऑर्गन से मैं ब्लड लेके उस ऑर्गन में पास ऑन करूँ, मसल्स को दूँ। ब्रेन दोबारा पास की मेमोरी में जाता है और ये देखता है कि वैभव जब भी दौड़ता अपने जीवन में खाना नहीं खाता, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव रीजन है यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत खास नहीं है, इस वक्त तो खाएंगे नहीं। तो 25% ऑफ द ब्लड जो कि नॉर्मली इस वक्त भी आपके इस एरिया में सर्कुलेट हो रहा है, उसको ब्रेन स्विच ऑफ करके इसे 5% कर देता है। कितना सरप्लस बच जाएगा? 20%। तो वो 20% बाकी मसल्स में ब्रेन भेज रहा है, राइट। सो वैभव भाग रहे हैं, अभी भाग रहे हैं, राइट। ब्रेन उसको मैनेज कर रहा है। जब भागेंगे तो वैभव की जो बॉडी की हीट है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन आपको तो पता है ना, ज़्यादा हीट अगर बढ़ जाए बॉडी की तो ज़्यादा हीट में बॉडी के ऑर्गन स्विच ऑफ होने लगते हैं, यानी कि बंद होने लगते हैं, यानी कि आप डेड हो सकते हैं। तो ब्रेन सोचता है अब मैं क्या करूँ। ब्रेन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वैभव को थका दे, वैभव धड़ाम से गिर जाए, जैसा अक्सर आपने देखा, राइट। यानी कि अब आगे वैभव दौड़ेंगे नहीं, हीट अप ज़्यादा नहीं होगा। आपने देखा जब गाड़ी चलाते हैं धुआं निकलता है आगे तो गाड़ी को रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ब्रेन कैसा कर सकता है, लेकिन ब्रेन ऐसा करेगा तो वैभव हार जाएंगे। ब्रेन नहीं चाहता कि वैभव हार जाए, राइट। तो ब्रेन क्या करता है, एक और मैकेनिज्म ऑन कर देता है। ब्रेन स्विच ऑन कर देता है स्वेट ग्लैंड्स, राइट। पसीने के रास्ते एवोपरेट होगा वो वाटर, पसीना जो है बनेगा और उससे एटमॉस्फेयर में सारा हीट जाने लगेगा, यानी कि वैभव का हीट एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अब वैभव भाग रहे हैं और बॉडी से पसीना आ रहा है और पसीने की वजह से धीरे धीरे हीट भी बाहर निकलता जा रहा है। सो इट विल कीप ऑन हैपनिंग। अब वैभव फिर भी भाग रहे हैं, राइट। एक टाइम आएगा कि हमारे बॉडी का जो पानी की मात्रा है वो कांस्टेंट है, थोड़ा सा ही है, वो भी खत्म होने लगा।
पानी जब खत्म होने लगेगा तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, खून वो ज़्यादा, राइट, उसकी फ्लूइडिटी वो कम हो जाएगी, राइट, उसका फ्लो में मुश्किल होगी, एंड उससे भी बॉडी जैम हो सकता है, ही कैन डाई ऑन द स्पॉट। तो अब ब्रेन सोचेगा दो ऑप्शन दोबारा है, या तो ब्रेन अभी पैरों को थका दे, वो गिर जाए, या फिर ब्रेन कुछ और इंतजाम करे। तो ब्रेन ने एक और इंतजाम किया, वो क्या, प्यास। आपने ध्यान दिया, कभी डिस्कवरी में दिखाते हैं, स्पोर्ट्स चैनल में दिखाते हैं, वो भाग रहा है और जो खिलाड़ी और 10 किलोमीटर की रेस में और रास्ते में पानी लेके खड़े हैं और पानी छीनते हुए भाग, देखा, पीते हुए देखा। तो वैभव को प्यास लगी और वैभव भाग रहे हैं, साथ में वो कुछ लोग रास्ते में खड़े पानी लेके तैयार, वैभव ने पानी छीना, भागने की स्पीड को बरकरार रखा, पीते हुए गए और भाग रहे हैं। वैभव ने 1 लीटर पानी पी लिया, भाग रहे हैं, मैराथन में भाग रहे हैं, राइट। आप गौर कीजिए, अगर 1 लीटर पानी पी जाएंगे तो एकदम से वैभव क्या आ जाएगा, सुसु आ जाएगी, राइट। लेकिन अगर सुसु आ जाएगी, वैभव बोलेगा जरा आप लोग ठहरो, मैं सुसु करके आया फिर भागूंगा, राइट, वैभव तो हार जाएंगे। तो ब्रेन नहीं चाहता कि वैभव हार जाए, तो ब्रेन क्या करेगा, राइट, जो ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, उसकी जो सेंसेशन है उसको स्विच ऑफ कर देगी, राइट, उसको स्विच ऑफ कर देगी, ताकि वैभव भागते तो रहे, राइट, लेकिन वो यूरिनेट की सेंसेशन वो अभी ना आए जब तक कि रेस ना खत्म हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, योर ब्रेन इज लाइक एन एक्सपर्ट ड्राइवर। पल पल कैसे वो आपको अंडरस्टैंड करके पुरानी मेमोरी में जाके आपके बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके शहर में, आपके इस लोकेलिटी में जहां आपकी गलियां हैं या आपके इस रास्ते मेन मथुरा रोड में, व्हाट इज द सेफ ड्राइविंग स्पीड? एनीबडी? सेफ ड्राइविंग स्पीड कितना होना चाहिए? कोई आपसे पूछे आपके शहर में आके कितना होना चाहिए? 50 किलोमीटर पर आवर, राइट, 50 किलोमीटर। मैं अपनी गाड़ी का जो मोटर है वो ऐसे सेट कर देता हूँ कि जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी वो 50 किलोमीटर में ही चलेगी, ना कम ना ज़्यादा। क्या वो सेफ होगा? ये सुनो, नो। अच्छा, तो ये तो 50 तो सेफ नहीं होगा भाई, तो कितने में मैं कर दूं? एनी अदर आंसर? 60 किलोमीटर कितना कर दूं? 20 कर दूं। मैं 20 कर देता हूँ, फिर मथुरा रोड में ले जाता हूँ, मैं हाईवे में ले जाता हूँ और 20 पे रखता हूँ, बिल्कुल वो 20 पे चलेगा, ना ज़्यादा ना कम। विल दैट बी सेफ? कैन बी सेफ, तब भी वो सेफ नहीं होगा, राइट। सो व्हाट इज द सेफ लिमिट? एक्चुअली आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर है तो आपको पता है कि कोई एक सेफ लिमिट हो ही नहीं सकती, वो तो सिचुएशन पे बेस्ड है। हर पल आप उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे, थोड़ा चेंज करते रहेंगे। एवरी मोमेंट बाय मोमेंट आप उस सराउंडिंग को देखेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड को आप कंट्रोल करेंगे। सिमिलरली आपका ब्रेन भी ऐसा करता है। आपने देखा वैभव केस में ब्रेन ने कैसे सर्कुलेट किया, किस तरह से मोमेंट बाय मोमेंट चेंज किया। ये जो 120/80 का आंकड़ा है, ये कोई आंकड़ा ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इमेजिनरी, राइट, ए सिंबल, जस्ट इमेजिनरी नंबर, राइट। ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि 120/80, ये सवाल आज से 10 साल पहले पूछा होता तो आप बोलते 140/90। उससे 5 साल पहले पूछा होता तो आप बोलते 160/100। अगले 5 साल बाद पूछूंगा तो बोल देंगे आप 110/70। ये आंकड़ा स्क्वीज होता जा रहा, राइट। सो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब बीपी लेने लगता है, जितना बड़ा डॉक्टर उतनी हार्ट बीट फास्ट। गौर किएगा भी, राइट। जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखी, अगर वो ज़्यादा फीस लेने वाला डॉक्टर तो हार्ट बीट और फास्ट, राइट। जितना डॉक्टर गंभीर उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई। अब जब डॉक्टर मेजर करेगा, दैट इज नॉट योर रियल ब्लड प्रेशर, दैट इज द ब्लड प्रेशर एट दैट मोमेंट, राइट, लाइक वैभव्स, राइट। इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट। तो डॉक्टर ने जो ब्लड प्रेशर मेजर किया, उनके हिसाब से दैट इज योर रियल ब्लड प्रेशर, बट रियलिटी ये है, वो तो उनको देख के आपकी बीपी बढ़ गई। अब जो वो डोज बना के आपको देंगे, वो डोज जो होंगे वो आपके लिए नहीं है, वो उस इंसान के लिए है जो डॉक्टर के चैम्बर में पल भर के लिए था। दैट इज नॉट यू। एंड 70% ऑफ द पेशेंट इन द वर्ल्ड, दे सफर फ्रॉम दिस सिकनेस कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। आप ब्लड प्रेशर के शिकारी नहीं है, आप व्हाइट कोट सिंड्रोम के शिकार हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, एक बात आप मान लीजिए, अगर आप कोई बीपी की गोली ले रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं बनी है। एटलीस्ट 70% लोगों के लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ, 70% ऑफ द पीपल, दैट इज नॉट योर बीपी। So, first of all, as I said, there is no standard limit 120/80, 120/80, right? हमारे दिमाग में 120/80 चला गया है। अब मान लीजिए यहाँ का कोई डॉक्टर है, वो जाता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जो फिगर है 95/61। ब्राज़ील की जो आम आबादी है, उनकी अगर बीपी मेजर करेंगे सबकी 95/61। तो हमारा यहाँ का डॉक्टर जाएगा, बोलेगा ये सारे लो बीपी के शिकार है भाई, इनको तो इनकी बीपी बढ़ाओ पहले। तो वही वाले डॉक्टर चले जाएंगे पोर्तुगल,
पोर्तुगल में जो आम सिटीजन की जो बीपी है 135/85, वहां अगर ये वाले डॉक्टर चले हैं बोलेंगे पहले तो इनकी बीपी घटाओ, ये सब हाई बीपी के पेशेंट, हाइपरटेंशन के मरीज हैं। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो 120/80 है ये आया कहां से, कभी हमने पूछा? राइट, ये आया कैसे, कभी हमने सोचा? हमने ये सोचा कि भाई 120/80 मुझे पता है, हर हाल में मैं इसको 120/80 पे ले आऊंगा। राइट, हम एक ऐसी चीज को टारगेट कर रहे हैं जो टारगेट इटसेल्फ इज कंफ्यूजिंग। मान लीजिए यहां से आपको आगरा जाना है, यू आर एक्सपर्ट ड्राइवर, यू हैव ए गुड कार, आपने सोचा जितने सारे इंडिकेशन आगरा की तरफ होंगे मैं उसको फॉलो करूंगा, जाऊंगा, लेकिन इंडिकेशन इटसेल्फ इज फॉल्टी। अगर इंडिकेशन कहीं और डायरेक्शन दिखा रहा है जो आगरा को पहुंचाएगी नहीं, आप कितना भी इंडिकेशन को फॉलो करेंगे यू विल एंड अप इन रीचिंग समथिंग समवेयर एल्स। राइट, सो ये कहानी शुरू कहां से हुई? 1997 की बात है। 1997 से पहले जो स्टैंडर्ड बीपी हुआ करता था, सिस्टोलिक बीपी 160 हुआ करता था, डायस्टोलिक 100। WHO ने सोचा चलो देखें भाई ये ठीक है कि नहीं। कुछ उन्होंने पैनल बिठाया, उनको बोला कि देखो भाई 160/100 ठीक है क्या? उस पैनल ने बोला नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा करो कल से 140/90 कर दो। सो 140/90 जैसे स्टैंडर्ड चेंज हुआ, पूरे दुनिया में 35% न्यू पॉपुलेशन बिकेम हार्ट बीपी पेशेंट। सुबह का अखबार पढ़कर हम सब तो बीपी के पेशेंट बन गए, कल रात तक ठीक ही थे, जैसे स्टैंडर्ड लो हुआ बीपी के पेशेंट सारे के सारे बन गए। राइट, बाद में ये पता चला वो जो पैनल में जो लोग थे, एक्सपर्ट्स थे WHO के बिठाए हुए, दे वर द पेड कंसल्टेंट ऑफ दीज कंपनीज। ये कौन सी कंपनी, आप जरा गौर से इनके नाम देखिए, ये वो कंपनी है जिनकी दवाइयाँ आप लेते हैं। राइट, सो हमारा जो बीपी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर है, वो बार बार चेंज नहीं होता। 10 साल में चेंज हो गया, फिर 10 साल में चेंज हो गया, अलग अलग ऐसा नहीं होता। राइट, और ये सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात नहीं है, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, शुगर की बात करें, 1997 तक जो स्टैंडर्ड थे फास्टिंग शुगर 140। 1997 में WHO ने एक पैनल का गठन किया, उनको बोला जरा देखना है 140 ठीक है क्या? उस पैनल ने चेंज कर देनी भाई कल से इनका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर होगा, उन्हें भी हम शुगर का मरीज बना देंगे। और रातों रात हजारों लाखों नए लोग जो कल रात तक वो हेल्दी माने जाते थे, सुबह का अखबार पढ़ के आ रहे हम सब तो भाई डायबिटिक बन गए। Right? As many as 14% न्यू पॉपुलेशन became diabetic overnight. यूं मानिए कि आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है, आपका पासिंग परसेंटेज कितना, मे बी 35%, 40%। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को सपना आया, उन्होंने ऐलान कर दिया अगले दिन से कि कल से जिस बच्चे के 80% से कम मार्क्स आएंगे वो फेल माना जाएगा। हजारों लाखों बच्चे फेल होने लगेंगे। जनरल इंप्रेशन मास में क्या गया, अरे बाप रे बच्चे कितने फेल हो रहे, कितने नालायक हो गए बच्चे। बट द रियलिटी इज द स्टैंडर्ड इज चेंज्ड, उस पर ध्यान नहीं है किसी को। राइट, एंड स्टैंडर्ड इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो। राइट, सो ये जो पैनल में जो लोग थे, डायबिटीज़ के पैनल के जो लोग हैं, उनके नाम है, वो 9 लोगों के नाम आप नहीं देख पाएंगे वहाँ से। राइट, और वो सारे कंपनी जिनके साथ ये एसोसिएटेड है, ये दैट इज देम, एंड दीज आर द वेरी कंपनी दोज हु मैन्युफैक्चर द डायबिटिक ड्रग्स। राइट, ये वो कंपनी जो दवाइयाँ डायबिटीज़ की बनाते हैं। आप गौर कीजिए कि ऐसा एक टाइम था 15 साल पहले, ज़्यादा लंबी बात नहीं, 1997 से पहले। राइट, तब अगर किसी से पूछे हाइपरटेंशन कितने लोगों को, डायबिटीज़ कितने लोगों को, रेयरली यू वुड हैव फाउंड एट दैट टाइम, 15 साल पहले। आज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, कई बार मैं बोलता हूँ, यहाँ नहीं पूछूंगा आपसे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई भी दवा लगातार नहीं चलती हो, कोई ना कोई दवा। पूरे ऑडियंस में शायद ही कोई थोड़े से लोग होंगे जो कि कॉन्फिडेंटली हाथ रेज कर सकते होंगे। राइट, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? यस आई नो देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल हेल्दी, जो अभी भी उस ट्रैप में नहीं आए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? ये एक बड़ा षड्यंत्र है। कुछ कंपनीज इंक्लूडिंग, इनमें एक नाम है GlaxoSmithKline, उन्होंने पिछले 20 साल से ये काम किया कि कैसे हम स्टैंडर्ड को नीचे करें और दुनिया भर के डॉक्टर्स को हम ब्राइब करें, एजुकेट करें, राइट, सेल्स के थ्रू, कि ये स्टैंडर्ड है, अब ये स्टैंडर्ड आप और लोगों तक पहुंचाओ, आपके पेशेंट तक पहुंचाओ, जनरल मास तक पहुंचाओ, राइट, अकॉर्डिंगली